हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो भारत आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर रेजेना डायलॉग होने वाला था, जिसके लिए अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए थे, सेंटियागो। इस दौरान में अर्जेंटीना ने फाकलैंड आइलैंड के इशू को इंडिया के अंदर रिवाइव करने की कोशिश की। इस दौरान में आप देखोगे तो इन्होंने अर्जेंटीना एक्नॉलेज इंडियन सपोर्ट ऑन द फाकलैंड रो ऐसे करके ये अलग से आर्टिकल भी आया है। इवन इन्होंने एक कमीशन बनाने की भी कोशिश की, जिसके अंदर भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो कि यहां पर मीडिएशन करने वाले थे। हालांकि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस पैनल में बैठने से मना कर दिया। तो सवाल उठता है कि ये सारी कश्मकश के अंदर फाकलैंड आइलैंड का हकीकत में इशू है क्या, तो पहले उसको समझते हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी 20% तक का डिस्काउंट चल रहा है। यूज कोड SRC10, जिसके बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि फाकलैंड आइलैंड का इशू क्या है। तो पहले समझो कि फाकलैंड आइलैंड है कहां पर। आप देखोगे यहां पर ये अर्जेंटीना है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। इधर देखो, ये है साउथ अमेरिका। यहां पर इस साउथ अमेरिका के पास में यहां पर आपको दिखेंगे फाकलैंड आइलैंड। ये यहां पर ये फाकलैंड आइलैंड है जस्ट अर्जेंटीना के पास में। यहां पर ये अर्जेंटीना है, इसके पास में ये फाकलैंड आइलैंड है। वहीं आप देखोगे तो यहां पर आपको यूनाइटेड किंगडम दिखेगा। फाकलैंड आइलैंड के ऊपर अगर आपको यहां पर देख के लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अर्जेंटीना रूल कर रहा होगा, पर हकीकत में मीलों दूर से यूनाइटेड किंगडम यहां पर रूल करता है, जिसके कारण से अर्जेंटीना को तकलीफ है। और ये डिस्प्यूट इसी के ऊपर है। ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, बात एक्चुअली में 1760s की है। 1760 के पहले इस फाकलैंड आइलैंड पे कोई नहीं रहा करता था, ये अनहेबिटेबल था। 1764 के अंदर फ्रांस कॉलोनी जो है वो यहां पर बसना शुरू हुई। फ्रांस के जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो यहां पर आने लगे। उसके बाद में 1765 के अंदर अंग्रेज यहां पर आए और उन्होंने फाकलैंड आइलैंड को कब्जे में कर लिया। वहीं अगर आप देखोगे तो हकीकत में साउथ अमेरिका की राजनीति उस दौरान में कैसी चल रही थी, तो साउथ अमेरिका का एक बड़ा भाग अर्जेंटीना वगैरह वाला ये था उस समय पर स्पेन के हाथ में। तो स्पेन यहां पर एक कॉलोनियल रूलर के रूप में था, और कॉलोनियल रूलर जो स्पेन था उसके पास में सबसे ज्यादा पड़ रहे थे ये फाकलैंड आइलैंड। तो स्पेन ने अपनी एक कमांडर को भेजा और 1400 की आर्मी को भेजा और फिर ब्रिटेन से इन फाकलैंड आइलैंड को जीत लिया। 1770 के बाद से फाकलैंड आइलैंड के ऊपर जो रूल था वो उस समय पर स्पेन का था। 1811 आने के दौरान में यह हुआ कि अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के अंदर एक विरोध देखने को मिला, इंडिपेंडेंस की वॉर देखने को मिली। जिस दौरान में अर्जेंटीना के अंदर आज़ादी मिल रही थी, उसी दौरान में स्पेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और स्पेन ने इस दौरान में फाकलैंड आइलैंड को छोड़ दिया। 1811 के अंदर स्पेन द्वारा फाकलैंड आइलैंड को छोड़ा गया। उसके बाद में फाकलैंड आइलैंड का नाम कहीं पे सुना नहीं गया। बट फिर बाद में क्या हुआ कि 1820 का समय था। उस दौरान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्राइवेटियर व्यक्ति था जो कि अर्जेंटीना की तरफ से इन फाकलैंड आइलैंड पे क्लेम कर गया, जिसकी वजह से ये इशू फिर से इग्नाइट हो गया। जिसके बाद में यहां पर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में डिस्प्यूट चला। लगभग 20 साल तक ये डिस्प्यूट चला, 13 साल तक लगभग ये डिस्प्यूट चला, जिसके अंदर दोनों ही देश अपनी सुपीरियरिटी दिखाने में लगे हुए थे। 1833 आते आते इस दौरान में यूनाइटेड किंगडम जो है ये युद्ध जीत गया, और फिर उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ने यहां पर अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर दी। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटिश लोगों को उसने यहां पर भेजना शुरू कर दिया फॉर द सेटलमेंट, यानी कि आज यूनाइटेड किंगडम के ही लोग जो है वो फाकलैंड आइलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं, और आज जो रूल करता है वो भी यूनाइटेड किंगडम ही है। अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि विश्व युद्ध के दौरान में यही फाकलैंड आइलैंड बहुत ज्यादा प्रयोग में आया था यूनाइटेड किंगडम के। उस दौरान में खैर ब्रिटेन हुआ करता था, तो जो ब्रिटेन था उस दौरान में यहां पर साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर एक मिलिट्री फैसिलिटी के रूप में इस फाकलैंड आइलैंड को यूज कर रहा था। हालांकि दोनों विश्व युद्ध के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब यूनाइटेड नेशन बना तो 1964 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने ये एक्नॉलेज किया कि फाकलैंड आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है फॉर द अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम, और ये दोनों आपस में शांति से बैठ के बात करें। 3 साल तक बात करी, उसके अंदर कोई रिजोल्यूशन दोनों राज्यों के बीच में नहीं मिला। जब दोनों राज्यों के बीच में कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला तो 1982 के अंदर 2 अप्रैल 1982 इस दौरान में फाकलैंड आइलैंड के ऊपर छुप के हमला कर दिया गया था अर्जेंटीना द्वारा, और यहां पर फिर युद्ध छिड़ गया। जिसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी आर्मी को यहां पर भेजा, और आप खुद समझो कि यूनाइटेड किंगडम की आर्मी उस दौरान में बहुत बेहतर थी अर्जेंटीना के मुकाबले।
78 दिन तक ये युद्ध चला और अर्जेंटीना के कोस्ट के ऊपर भी बम्बार्ड किया गया था उस दौरान में यूनाइटेड किंगडम द्वारा, और बाद में ये युद्ध जो है वो यूनाइटेड किंगडम जीत गया। अब इन दोनों के क्लेम क्या है, मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर उसके बाद से जो पावर है फाकलैंड आइलैंड पे वो तो अभी तक यूनाइटेड किंगडम की है, पर अर्जेंटीना का कहना यह है, अर्जेंटीना का कहना यह है कि हम लोग क्योंकि क्लोज हैं तो हमको ये फाकलैंड आइलैंड जो है वो मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना जो ऑफिशियल रूप से कहता है वो कहता है कि 1400s के दौरान में जब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को दो भागों में बांटा गया था और ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास हुआ था, जिसके अंदर इधर वाले जितने भाग थे ये स्पेन के पास में गए थे और उधर वाले जितने भाग थे ये पुर्तगाल के हाथ में गए थे। स्पेन ने उसी के बाद में यहां पर कॉलोनी बनाई, फिर उसी कॉलोनी को यूनाइटेड किंगडम ने कब्जा कर लिया, पर हकीकत में ये कॉलोनियलाइजेशन का भाग था और अभी क्योंकि डीकोलोनियलाइजेशन चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड किंगडम को फाकलैंड आइलैंड को खाली कर देना चाहिए, ऐसा कहना है अर्जेंटीना का। वहीं यूनाइटेड किंगडम का क्या कहना है, यूनाइटेड किंगडम का कहना यह है कि देखो भैया 1833 से हम लोग यहां पर रूल कर रहे हैं, मतलब हम लोग काफी समय से यहां पर रूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप खुद सोचो कि यहां पर जो लोग रहते हैं फाकलैंड आइलैंड के अंदर ये यूनाइटेड किंगडम के ही लोग हैं और ये लोग खुद यूनाइटेड किंगडम के साथ जाना चाहते हैं। क्यों? एक तो ये लोग वहीं के हैं, दूसरा कि आप खुद सोचो कि एक तरफ अर्जेंटीना है और एक तरफ यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एक मजबूत राष्ट्र है जिसका वीजा वगैरह बहुत पावरफुल होता है, जिसका पासपोर्ट बहुत पावरफुल होता है। अर्जेंटीना के मुकाबले एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, वो इज्जत वो सम्मान मिलेगा, जिसके कारण से लोग जो हैं वो अर्जेंटीना के पास जाने की बजाय यूनाइटेड किंगडम के पास जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इवन आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम ने एक रेफरेंडम भी कराया था। यूनाइटेड किंगडम ने जो रेफरेंडम कराया था उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम ने पूछा था फाकलैंड आइलैंड के लोगों से कि आप कहां जाना चाहते हो, आप अर्जेंटीना जाना चाहते हो या आप यूनाइटेड किंगडम। तो उस दौरान में 99.8% लोगों ने कहा था कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं। हालांकि अर्जेंटीना का कहना यह है कि ये जो रेफरेंडम कराया है ये यूनाइटेड किंगडम ने कराया है, ये यूनाइटेड नेशन ने नहीं कराया है। तो यहां पर अर्जेंटीना का कहना यह है कि हम लोग ये रेफरेंडम नहीं मानते और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसी तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। इवन 1982, मैंने कहा कि युद्ध कब हुआ, 2 अप्रैल 1982, अभी इस चीज को लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, जिस दौरान में अर्जेंटीना को वो चीज जो है वो खटक रही है। अभी भी फाकलैंड आइलैंड का इशू जो है वो अब भी खटक रहा है, जिसके कारण से वो खैर फाकलैंड आइलैंड को मालविनास कहते हैं, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। फाकलैंड आइलैंड को ये लोग क्या करते हैं, मालविनास कहते हैं, और जो मालविनास का इशू है ये इनके मन में अभी भी खटक रहा है और ये एक सम्मान का इशू उनके लिए, ठीक है। तो इस कारण से हर इंटरनेशनल फोरम पर अर्जेंटीना कहीं ना कहीं ये फाकलैंड आइलैंड का इशू जो है वो उठाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को वो क्वालिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आज के समय पे आप 495 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे, कई सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे, आपको कंफ्यूजन होता है सर कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें। देखो यार, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करने के 3 क्राइटेरिया मेन है। पहला क्राइटेरिया है कि कहां पर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, कहां पर अच्छी फैकल्टी मिल रही है और कहां पर अच्छा रिजल्ट है। इन 3 आधार पर ही आप लोग अपने प्लेटफॉर्म को चूज करो। अब अनअकैडमी की बात करूं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका कोई मैच नहीं है, ये बेस्ट है। आप खुद सोचो फैसिलिटी के मामले में, यहां पर आप इतना सारा अरेंजमेंट मेरा देख रहे हो, ये उस प्लेटफॉर्म के लिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पढ़ा रहा है, तो उन लोगों के लिए कितना अरेंजमेंट अनअकैडमी करता होगा जो उसको पे कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, आप फैकल्टी देखो, आप लोगों को ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो आपकी फेवरेट फैकल्टी थी आज वो कहां पढ़ा रही है, सब अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेस्ट एजुकेटर कहां मिलेंगे, अनअकैडमी के ऊपर मिलेंगे। नॉट जस्ट दिस, रिजल्ट तो अनअकैडमी का बोलता है जहां पर 170 से ज्यादा टॉपर अनअकैडमी से देखने को मिले और ये पहली बार हुआ था। 25% जो सिलेक्शन है अकेले अनअकैडमी ने दिए, वो 100 हजारों एजुकेटर टीचर एक तरफ और अनअकैडमी का रिजल्ट एक तरफ। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो, क्योंकि अनअकैडमी अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। आज गांव-गांव में बच्चा जो है वो घर पे बैठे बैठे यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन लेवल पर इतना अच्छा एजुकेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा दिया जा रहा है, और वो भी बहुत सस्ते रेट के अंदर। 20% तक का भी आपको डिस्काउंट चल रहा है विद द कोड SRC10, जिसके बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों जाइए सब्सक्राइब कीजिए, कोड यूज करिए SRC10। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।